हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउट्स एकेडमी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में जैसा कि आप देख सकते हैं पहले से हमें क्या क्या पढ़ना है रिफ्रैक्शन में। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि रिफ्रैक्शन तो कंप्लीट हो गया है लगभग, लेकिन ऐसा हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड दोनों के सिलेबस चूंकि अलग अलग होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि जो सीबीएसई बोर्ड में तो मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ कंप्लीट करा दी है, लेकिन जो आईसीएसई बोर्ड के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, वो जो छूट गए हैं, उनमें क्या करेंगे हम उनको आज देखने वाले हैं। तो जैसे कि इसमें था कि इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये हम देखेंगे। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेंगे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो हमने कर रखी है, लेकिन फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट को भी, ये हम आगे देखने वाले हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में भी हमने पढ़ी है, लेकिन नाम से नहीं पढ़ी थी, तो आज नाम लेके बता दिया जाएगा। ठीक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा आज की क्लास के लिए, नया होगा, वो क्या है, मिरर फॉर्मेशन बाय ये थिक ग्लास प्लेट और मिरर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा कि हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो किसके इक्वल होती है। तो हमने देखा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कह लीजिए, या फिर क्या था, एयर अपॉन क्या था बताइए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई भी मीडियम हो सकती है, ग्लास, वाटर, जो भी हो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अच्छा ये बताइए, स्पीड ऑफ लाइट यहां से अगर देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर कर रहे हैं अब हम किससे, लाइट से। तो एक बात बताइए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो सेम है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन ये क्या हो सकती है, ये वेरी करके क्या होगा, इसको चेंज कर सकती है। यानी कि ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो स्पीड की क्या है, किसी भी जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, व्हेन रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विल डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। समझ रहे हैं आप, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट बताएगा। हमने पढ़ा भी था कि डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन या डिग्री टू विच एक्सटेंट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इंक्रीज और डिक्रीज, वही क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे अगर कम होती है, ज्यादा कम होती है, तो ये अधिक बढ़ रही होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि सिंस द रिलेशन इज इनवर्स, तो क्या कर सकते हैं, अगर ये घटती है तो डिनोमिनेटर घटा, डिनोमिनेटर घटने से क्या होगा, टोटल फ्रैक्शन क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, समझिएगा। यानी कि ऐसे इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ऐसे उल्टा भी देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज करी ये तो डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि उस पर डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट कितनी घट या बढ़ रही है। ज्यादा घट रही होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रही होगी, ज्यादा बढ़ रही हो, कम घट रही होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम बढ़ रही होगी। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में घटनी ही घटनी, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है। अब दो मीडियम्स के बारे को कंपेयर करके देखते हैं। जैसे हमने ये भी देखा था पिछले क्लासेस में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगी इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड इन मीडियम 2, ये हमने पढ़ा था। तो ये आया कहां से था, तो आया यहीं से था, कुछ नहीं करना था, बिल्कुल दो इक्वेशंस से दोनों को डिवाइड करके हम ये लाए थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये था कि μ2/μ1 ये है। क्यों है, μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं दिया हुआ, यानी कि वैक्यूम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को डिवाइड किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 आया। और यहां से कैसे आया था, जैसे इसका हम क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको c/v2। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 मान ले 2, और ये क्या कर सकते हैं, c/v1। आई होप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप। यहां से यहीं से आ जाता है v1/v2, यानी कि हम कह सकते हैं कि म्यू ऑफ 2 1 क्या होगा, v1/v2 होगा। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहां से हम क्या स्टडी करेंगे, यहां से हम ये देखने वाले हैं कि अब वेवलेंथ पे आएंगे और फ्रीक्वेंसी पे आएंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर सन इज द सोर्स तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, या रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कुछ भी हो, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी।
या कोई भी लाइट रे मान लीजिए किसी भी सोर्स से आ रही हो तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, रिफ्रैक्शन हो ना हो, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं, और एक फॉर्मूला भी हमारे पास होता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कहते हैं, और ये क्या है, जो वेवलेंथ ऑफ द लाइट है, ठीक। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा तो है, इफ फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट यानी कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट की, ठीक। ऐसा ही सेम केस और मीडियम में भी फॉलो होगा, यानी कि हम कह सकते हैं, अगर ऐसा मैं कह लूं कि c बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v हो गई, या ग्लास वाटर कुछ भी मान सकते हैं, तो v बाई, अगर यहाँ पे लैम्डा 1 हो रही है, क्योंकि घटना तो है, अगर स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन हो रहा है, मान लीजिए कि एयर से वाटर में गई, तो लाइट की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, लाइट की स्पीड कम होगी, यानी कि ये c से कम होगी, तो लैम्डा को भी कम होना ही पड़ेगा, क्योंकि c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, ठीक। तो यहां से हमने इक्वेशन देखा कि c बाई लैम्डा इज इक्वल टू v बाई लैम्डा 1, तो यहां से क्या आ गया रिजल्ट, लैम्डा 1 इज इक्वल टू v बाई c इंटू लैम्डा, ठीक है। यहीं से हम पता कर सकते हैं, हमने ये देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, कैसे स्पीड वेरी कर सकती है, ठीक है। यहां देख रहे हैं हम कैसे वेवलेंथ वेरी करती है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। तो हमने ये देख लिया पहला वाला कि इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, ठीक है। अब हम चलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है, हमने एक क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, जैसे कि हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम एयर तो पता है हमें 3/2 और वाटर का 4/3, वहां से हमने निकाला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हमने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था, सेम यहाँ पे जो प्रोसेस फॉलो किया, और वहां से क्या आया था हमारा 9/8 आया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड डू वॉच दैट वीडियो, आपको और क्लियर हो जाएगा, इन दोनों को मिला के आप देखेंगे तो, ठीक है। तो वहां से हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैसे निकाला जा सकता है, यानी दो मीडियम जो वैक्यूम ना हो या एयर ना हो उनको कैसे कंपेयर करते हैं, वो हम सीख चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो चलते हैं, यहां से एक रिजल्ट पा सकते हैं कि जैसे कि V2 अगर कम हो रहा है तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 यहाँ बढ़ जाएगा, तो ऐसे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कम अधिक करके आप इसमें भी कंपेयर कर सकते हैं। यानी कुल मिला कहने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना अधिक होगा उतना ही मीडियम में स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। सभी रिलेशन इसी ओर इंडिकेट करते हैं, ठीक। दूसरा वाला देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्पीड कम कैसे हो रही है, हमने देखा कि चेंज इन स्पीड होती है तभी हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। अब जो मीडियम है, कोई भी मान लीजिए कोई ग्लास है या वाटर है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा होगा। तो ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इस मीडियम का नेचर कैसा है, नेचर इन द सेंस यानी कोई मीडियम है जो कि एयर या वैक्यूम नहीं है, उसके बाद जो कोई भी मीडियम होगा उसका कुछ नेचर होगा, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जैसे ग्लास है सॉलिड है, डेंसिटी क्या होती है उसकी, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, अधिक है, तो जितनी ही ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है वाटर के कंपैरिजन में तो अधिक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ग्लास जो होगी जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक है वाटर से, वो क्या कर रही होगी, वो ये कर रही होगी कि स्पीड ऑफ लाइट को उतना अधिक घटा रही होगी। हमने समझा था पिछले क्लासेस में भी कैसे स्पीड ऑफ लाइट को घटाएगी, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि नेचर पर डिपेंड कर रही है, नेचर पे डिपेंड करेगा कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी घट या कितनी घट रही है। घटना तो है, वैक्यूम के कंपैरिजन में देखेंगे तो घटना तो है, तो कितनी घट रही है, ग्लास में कितना घट रहा है, वाटर में कितना घट रहा है, और उसी हिसाब से पता चलेगा ग्लास में अधिक घट रही है, वाटर में अधिक घट रही है, उससे पता चलेगा कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, 1 या 1 से कम होगा, ठीक है। क्यों हो रहा है समझ रहे हैं ना, 1 या 1 से अधिक, क्योंकि हमने अभी रिलेशन निकाला है, μ2 1 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होता है, v1 बाई v2, ठीक है। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन v1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन v2, यहीं से हमें पता चल जाएगा किसमें स्पीड अधिक होगी, किसमें कम होगी, ठीक है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि अगर म्यू जो है μ2 ग्रेटर देन 1 होता है, सॉरी v1 ग्रेटर देन v2 है अगर, तो इसका मतलब ये है कि μ2 1 जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा,
और म्यू 1 2 क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। यहाँ से हमें पता चल जाएगा किसके रिस्पेक्ट में कौन ज्यादा रिफ्रैक्टिंग है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहीं से हमें पता चल जाएगा ग्लास और वाटर का जो आया था हमारा वो 9/8 आया था। ठीक, तो वहां से पता चला कि 1 से अधिक है, यानी क्या है, V1 अधिक होगा, वाटर में स्पीड अधिक होगी एज कंपेयर टू ग्लास। ठीक है, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम कि VW इज ग्रेटर देन VG, इसलिए क्या होगा, म्यू GW क्या है, 1 से अधिक है। ठीक है, ये रिजल्ट आया था और एग्जैक्ट हम देखेंगे तो ये 9/8 आया था। तो अभी तक आप समझ रहे होंगे कैसे क्या हो रहा है। ठीक, अब हमें क्या देखना है, नेचर के अलावा किस पे डिपेंड कर सकता है, तो दूसरा हो सकता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे कैसे होगा, तो एक बात समझिए, टेम्परेचर पे होने में ये हो सकता है कि अगर हम किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाती है ना, वो कम हो जाती है, यानी वो रेयर हो जाता है हल्का सा। तो रेयर होगा तो क्या होगा, हमने पढ़ा था स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, कम होगी, मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि जो नॉर्मल की तरफ टिल्टनेस होगा उसका वो क्या हो जाएगा, कम होगा, यानी वो उतना टिल्ट नहीं करेगी जितना पहले कर रही थी। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये स्पष्ट है ना कि टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, डिग्री टू विच द रिफ्रैक्शन कैन टेक प्लेस इज डिमिनिशिंग, डिक्रीज कर रही है उसका। ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी कह सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, ये इंक्रीज का साइन है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिक्रीज कर रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला क्या हो सकता है, अगला हो सकता है वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे हो सकता है, तो वेवलेंथ ऐसे हो सकता है कि आप देखते हैं अगर हम विजिबल रेज की बात करें, विजिबल लाइट की बात करें, तो रेड आपने पढ़ा होगा विबग्योर। विबग्योर क्या होता है, जो रेनबो में कलर्स दिखते हैं वो विबग्योर है। इनका क्या होता है कि वेवलेंथ क्या होता है, ये क्या हो रही है, इस ऑर्डर में जो हो रही है, इस असेंडिंग ऑर्डर में कह लीजिए, वो क्या हो रही है, लैम्डा इंक्रीज कर रही है ऐसे। ठीक है, माने सॉरी ये लैम्डा है, लैम्डा इज वेवलेंथ, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये लैम्डा क्या हो रही है, इस ऑर्डर में इंक्रीज कर रही है, यानी कि इसका जो वेवलेंथ है सबसे अधिक है रेड का। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा, वो क्या था, अभी हमने देखा कि जिस मीडियम में जा रही है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे था, जिस प्रकार से स्पीड होती है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, और तो उस रिजल्ट से यहाँ क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसी हुई लैम्डा के, तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का होगा वो क्या होगा, अधिक होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड के। समझ रहे हैं, क्योंकि वेवलेंथ क्या है, अपोजिट है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसका वेवलेंथ अधिक है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसका वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ये वाला रिलेशन समझ रहे हैं ना, अभी निकाला था हमने, कैसे स्पीड से कम होती है, और स्पीड से कम होती है बढ़ती है, और स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लैम्डा के, यानी वेवलेंथ के, वहीं से रिलेशन आया। ठीक, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आयो क्लियर होगा। तो वेवलेंथ पे, टेम्परेचर पे और किस पे, नेचर ऑफ द मीडियम पे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, अब आते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट में। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था कि कैसे अगर कोई लाइट रेज जो होती है, लाइट रेज जो आई इंसिडेंट हुई किसी ग्लास स्लैब या वाटर पे, उसके बाद क्या हुई, जब वो फिर से निकलती हैं वैक्यूम एयर में, तो कैसे जो एक्चुअल जो उसका पाथ था लाइट रेज का, वो कैसे हो जाता है, डिस्प्लेस। ठीक है, तो ये हमने देखा था। तो वो जो डिस्प्लेस हो रही है लाइट रेज, वो किन कारणों से हो रही है ये हमें देखना है, और वो डिस्प्लेसमेंट किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कम होगा, अधिक होगा, ये किन बातों पर डिपेंड करेगा वो हम देखेंगे। तो हमने देखा था कि ये क्या है, ऐसे लाइट रेज आई, ठीक, ये नॉर्मल है हमारा, इसने क्या किया, ऐसे रिफ्लेक्ट किया, और फिर ये नॉर्मल है, ये ऐसे बाहर निकल गए। तो एक्चुअल जो था पाथ वो क्या है, ये है, लेकिन ये क्या हो रही है, यही हमारा क्या हो जा रहा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, एलडी इसको कह सकते हैं। तो ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, तो ये इन बातों पर डिपेंड करेगा, आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट, इसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस जितना ज्यादा होगा उतना ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट
अधिक होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे फिगर बना के भी हम समझ सकते हैं, एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको कैसे डिपेंड कर सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये कम है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, कम होगी। लेटरल डिस्प्लेसमेंट अधिक कब होगी, जब ये थिकनेस इसका अधिक होगा। ठीक है, इमेजिन भी कर सकते हैं आप कैसे होगा, ये जितना बढ़ता जाएगा ये उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, दूसरा फैक्टर हो सकता है आपका, ये क्या था, थिकनेस। ठीक है, ये हो जाएगी थिकनेस। दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा हो सकता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारा आई, ये है आर, ये दोनों पैरेलल है, नॉर्मल है तो आर है, और ये क्या था हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस था, ध्यान होगा आपको। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस पे डिपेंड करने वाली है। ठीक है, जितना अधिक होगा, देखिएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है रिलेशनशिप, थिकनेस से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एंगल आई से भी। ये जितना अधिक होगा उतना ही क्या होने वाला है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा अधिक होने वाला है। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, तो तीसरा हमारा हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्वयं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट अधिक होने वाली है। समझ रहे हैं, एक चीज समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जितना, एक बात बताइए, ये मान लीजिए आई मैंने ऐसे सेम रखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बहुत अधिक है तो ये क्या हो सकती है, ये जो लाइट रेज है, जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो क्या होंगे, और कम और नॉर्मल के पास से आएंगी, यहाँ पे कहीं गिरने वाली होंगी, देखिए ऐसे। तो एक्चुअल पाथ तो यही रही, लेकिन ये क्या हो गया, और बढ़ गया, देख रहे हैं आप, इतना इंक्रीमेंट और हो गया। तो ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम करेंगे यानी ये क्या होगी, नॉर्मल से और दूर जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझ में आएगा। ठीक है, तो यानी कि थिकनेस एंगल ऑफ इंसिडेंस और म्यू पर डिपेंड कर रहा है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बहुत इजी टॉपिक है एकदम, बिल्कुल यहीं पे समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या था, हमने पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था कि μ2 1 जो होता है वो 1/μ12 होता है। यही तो है, ये कुछ नहीं है, यही तो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। उस बार पिछले क्लास में हमने नाम नहीं लिया था, इस बार नाम ले लिया, तो यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। कैसे, अभी मैंने अभी तुरंत बताया मैंने, कैसे होता है, डिराइव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे कर लेंगे, ये मिटा दूं, अब कर देता हूं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये बताइए, अगर मैं ऐसे कहूं, मान लीजिए कोई ये हो रहा है, ऐसे है, चलिए कोई ये सरफेस है जिस पे क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन होगा तो नॉर्मल से क्या होगा, मान लीजिए ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो टिल्ट हो गई, ये क्या है, आई है, ये क्या है, आर है। अब एक बात बताओ, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहती है कि ये जब यही लाइट रे ऐसे अभी आ रही थी, ध्यान दीजिएगा, ठीक, अब इसी को हम क्या करें, इसको इसी डायरेक्शन से पास कराएं तो ये क्या करेगी, इसी डायरेक्शन में निकल जाएगी। यानी कि अब आर जो है, अब ये इसका आर क्या होगा, नया आई हो गया, और ये आई क्या हो गया, नया आर हो गया। समझ रहे हैं, अभी तक क्या थी, पहले क्या हुआ कि इंसिडेंट रे ये है, रिफ्रैक्टेड रे ये है। अब ये क्या कर रहा है, सेम पाथ में इंसिडेंट रे ये हो गई, रिफ्रैक्टेड रे ये हो गई, तो जो इसका आई है वो इसके लिए आर होगा, जो इसके लिए आर है वो इसके लिए क्या था, उल्टा करने पे आई था। ठीक, समझिएगा। एक बात बताइए, μ2 1 क्या है, μ2 1 इज नथिंग बट, अभी तो हमने देखा क्या है, यहां पे बताइए, ये मान लो मीडियम 1 है, ये मान लो मीडियम 2 है। ठीक, तो यहां पे हमने देखा कि ये क्या है, साइन आई बाई साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही तो होता है, इसमें कोई शक। ठीक है, अब अगर मैं उल्टा करूं, क्योंकि अब क्या हो रहा है, लाइट रेज उल्टी जा रही है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं μ1 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कितना हो जाएगा, बताइए, साइन इसके लिए क्या हो जाएगा, ये बताइए, तो साइन आर बाई साइन आई,
क्योंकि इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, आर है। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इसके लिए आर है, इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई है। क्लियर हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें से इसमें जाने का मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, तो आई बाई आर। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब इस वाले से इस वाले में जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आई है। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो μ21 इंटू μ12 जो होगा वो कितना हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। यानी कि ये आपका रिजल्ट आ जाएगा μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, टॉपिक थोड़ा बड़ा है, पेशेंस बनाए रखें। ठीक है, अब क्या करना है, तो यहाँ से आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी समझ गए। क्या है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो गए, वही चीज क्या हो जाएगी, बिल्कुल उलट हो जाएगी। जब सेम पाथ फॉलो करके वो क्या करेगी, उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो पहले था वो उसके लिए क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और वहां से हम निकालेंगे जब, तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए, आई होप क्लियर होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं। अंतिम टॉपिक क्या है हमारा, अंतिम टॉपिक है हमारा मिरर फॉर्मेशन बाय ए थिक ग्लास प्लेट। ठीक है, चलिए, तो हम देखने वाले हैं मिरर फॉर्मेशन बाय ए थिक ग्लास प्लेट। एक बात बताइए, थिक ग्लास प्लेट या मिरर भी कह सकते हैं। मिरर जो अगर मोटी हो तो क्या होगा, तो समझते हैं, सिंपल टॉपिक है, थोड़ा बस ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, मिरर की थिकनेस है, ये इतना थिक मिरर है। ठीक, मिरर है, ऑब्वियस है, एक सरफेस क्या होगी, पॉलिश्ड होगी। ठीक, अगर हम क्या करें, यहाँ पे कोई पिन रखा है तो मिरर फॉर्मेशन क्या होगी ना, इसमें मल्टीपल इमेजेस बनेंगे। मल्टीपल इमेजेस क्यों बनेंगे, अभी हम देखते हैं। तो ये टॉपिक है ना, वही होना चाहिए कि मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन बाय ए थिक ग्लास प्लेट और मिरर। ठीक है, अगर हम कोई पिन रखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए पिन रख दिया, ठीक, तो एक प्रॉपर्टी क्या होती है लाइट की, कि अगर इंसिडेंट होती है बिल्कुल नॉर्मली, तो हमने पढ़ा था कि बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, रिफ्रैक्शन में सीधे निकल जाएगी, और रिफ्लेक्शन के समय क्या होगी, बिल्कुल वापस लौट जाती है सेम डायरेक्शन फॉलो करते हुए। ठीक, दूसरा क्या होगा कि मान लीजिए कि किसी एंगल पे ये गिरा, ठीक है, तो ये नॉर्मल है हमारा, ये नॉर्मल है। इसने क्या किया कि कुछ पार्ट जो होता है ना, जो हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं 4 to 5%, वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और बाकी 95-96% क्या रह जाती है, रिफ्रैक्शन फॉलो करती है। तो इसमें मान लीजिए कि 4% 5% जो रिफ्लेक्ट हुई वो ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये इसी सरफेस से, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, सारी लाइट रेज ऑब्जर्वर के यहाँ जा रही है। ठीक है, अब क्या होगा, आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये लाइट रे, एक ये लाइट रे है और ये क्या, अब ये क्या होंगी, एक वर्चुअल इमेज। इसको पीछे अगर ट्रेस करेंगे हम, तो हमने पढ़ा है ये क्या होगी, ये देख रहे हैं कैसे ये इमेज, वर्चुअल इमेज एक फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, सीधी लाइन में पीछे किया, इसको, इन दोनों को, इस वाले को और इस वाले को मिलाया तो क्या आया, यहाँ से इमेज, यहाँ पे इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई दी। अब क्या हुई कि मान लीजिए रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ तो ऐसे, ठीक, ऐसे रिफ्रैक्शन हुआ। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो टोटल रिफ्लेक्शन होगा ना, क्योंकि ये पॉलिश्ड सरफेस है, तो ऐसे हो गई। फिर यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ तो ऐसे गई। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, अब कैसा इमेज बनेगा, बिल्कुल ट्रेस कीजिए ऐसे पीछे, यहाँ पे एक इमेज बनती हुई दिखेगी। ठीक, समझ रहे ना कैसे, एक थी इस वाले से, दूसरी है इस वाले से। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ आई लाइट रेस, ठीक,
दूसरा क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन, यहाँ पे अब यहाँ पे भी तो रिफ्लेक्शन होगा इस वाले सरफेस से, रिफ्रैक्शन तो हो गया, अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया ऐसे, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन हुआ ऐसे, फिर ये हुई ऐसे चली गई। तो देख रहे हैं हम, अब ये वाली लाइट रेज का इमेज बन जाएगा ऐसे। आई होप क्लियर होगा। क्यों हम ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी आई की क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऑब्जर्व करती है। साइड क्या होता है आई का, स्ट्रेट लाइन में विजन देता है, तो स्ट्रेट लाइन में विजन बिल्कुल ट्रेस करते गए हमें इमेज मिलता गया। एक यहाँ मिल गया ऐसे, दूसरा यहाँ, तीसरा ऐसे मिला, फिर हम आगे भी कर सकते हैं ऐसे ही, यहाँ पे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे, तो इसको भी ट्रेस करके पीछे करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक, ये क्वाड्रुपल डैश, तो ऐसे हम कर सकते हैं। एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा बना के और क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि रिफ्लेक्शन किसी भी, ये वाला जो सरफेस है ये रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग दोनों है, भले ही 4 से 5% ही हो रही है लेकिन रिफ्लेक्ट तो कर रहा है, और इस रिफ्लेक्शन के कारण क्या हो रहा है, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, इस वाले सरफेस पे पहले क्या हुआ, रिफ्लेक्शन भी हुआ इधर और रिफ्रैक्शन भी हुआ। इस वाले ये जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं और ये वाली जो नॉर्मल रेज है उनसे क्या हुआ, एक इमेज बना, ठीक। एक बात समझिए, रिफ्लेक्शन जो है केवल 4% ऑफ द लाइट रेज है या 5%, लेकिन रिफ्लेक्शन, लेकिन रिफ्रैक्शन ज्यादा है। यहाँ पे लाइट का मैक्सिमम पार्ट आ रहा है, ठीक, तो यहाँ से एक रिजल्ट आएगा, देखिए कैसे, यहाँ पे लाइट का मैक्सिमम रे है और ये फिर रिफ्लेक्ट हुई, कोई चेंज नहीं हुआ, और ये फिर निकल गई ऐसे, और क्या हुआ, इसमें कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, वही 4-5% और 96-95% का, यानी कि सबसे अधिक लाइट रेज की मात्रा जो है यहाँ पे होने वाली है। ध्यान से देखिएगा इस वाले पॉइंट पे, और इसी कारण से जो सेकंड इमेज है वो ब्राइटेस्ट होगी। तो मल्टीपल इमेज जो फॉर्म कर रही है थिक ग्लास प्लेट या मिरर, उसमें जो सेकंड इमेज होती है वो ब्राइटेस्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सेकंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट इमेज, ठीक है, ठीक। तो आप समझ गए, ये था मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन बाय थिक ग्लास प्लेट और मिरर, जहाँ पे हम क्या करें, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों होने के कारण क्या हो रही है, माने मेन पर्पस क्या है हमारा मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन ऑब्टेन करने का, ये कह रहा है, उसके पीछे प्रिंसिपल यही है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा है। और सेकंड जो इमेज है वो क्यों ब्राइट है सबसे, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे अधिक लाइट रेज क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट नहीं, उस जो मात्रा क्वांटिटी जो है लाइट रेज की, जो उसकी इंटेंसिटी है वो यहाँ पे सबसे अधिक है, इसलिए क्या है, सेकंड वाली इमेज क्या हो रही है, ब्राइटेस्ट बन रही है। बाकी जगह क्या हो रही है, इंटेंसिटी घटती जा रही है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण, तो इसलिए क्या हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्शन में चली जा रही है इंटेंसिटी, कुछ रिफ्रैक्शन में, तो मैक्सिमम यहाँ पे थी इसलिए इसका अधिक बना, बाकी जगह क्या होंगी, ब्राइटनेस कम होता जाएगा, ठीक। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्या होगा, ब्राइटनेस कम होती जाएगी, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा आपको, कोई भी डाउट हो। ये एक्चुअली क्लास जो थी वो बिल्कुल आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने ही कमेंट किया था कि सर हमारे सिलेबस भी कंप्लीट किया जाए, तो सीबीएसई का तो लगभग हो गया, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस होता है तो उसको कवर किया गया, ठीक है। तो ऐसे ही कमेंट देते रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।